Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4, work and energy. और आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर करेंगे। वर्क और एनर्जी आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों की सेम यूनिट्स होती हैं, सेम डायमेंशंस होती हैं, और इस पूरे चैप्टर में हम इन दोनों को इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होंगे कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नंबर 1 understand the concept of work in terms of the product of a force and the displacement in the direction of the force, क्योंकि वर्क जो है वो प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, यानी W इज इक्वल टू, ये जो इसका जर्नल फार्मूला है वर्क का, ये प्रोडक्ट होता है फोर्स F एंड द डिस्प्लेसमेंट D। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास वर्क आता है विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क डन जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड एंड डिराइव द फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू डी इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे ये जो डब्ल्यू है ये वेट का डब्ल्यू है, इसलिए इन्होंने इसको बोल्ड करके लिखा है बिकॉज वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे उन्होंने फोर्स को जो है वो वेट से रिप्लेस किया हुआ है। सो दिस डब्ल्यू इंटू डी, डी इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड ये जो उन्होंने डब्ल्यू लिखा है यहाँ पे दिस इज फॉर द वेट। यहाँ पे उन्होंने फोर्स की जगह जो है वो वेट को यूज़ किया। वेट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है वो आगे से फर्दर इक्वल होता है एम जी के, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे एच को यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ से इस तरह भी आप वर्क डन को लिख सकते हैं, फॉर द वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द अर्थ सरफेस। अगर आपका वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ सरफेस के करीब हो रहा है तो वहाँ पे आप वर्क डन को एम जी एच के इक्वल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, अंडरस्टैंड द वर्क कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से जो है वो वर्क डन को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकेंगे। उसके बाद रिलेट पावर टू द वर्क, आप पावर को कि आपने ये जो जनरल फार्मूला है पावर का हम देखेंगे कि हाउ द पावर इज रिलेटेड टू द वर्क। वी नो दैट द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपकी पावर होती है। तो रेट के एक खास टाइम के लिहाज से आपने कितना वर्क परफॉर्म किया है वो आपकी पावर है, हम उसको रिलेट करेंगे। डिफाइन पावर एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एंड ऑल्सो वी कैन सी कि हम देख सकते हैं कि पावर जो है इट इज़ अनदर स्केलर प्रोडक्ट है आपका ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर आप फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो आपको आंसर में जो है वो पावर मिलेगी विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद कोट एग्जांपल्स ऑफ पावर फ्रॉम एवरीडे लाइफ, हम देखेंगे कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं पावर के एवरीडे लाइफ से। एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जीज को पहले हम सारा वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एनर्जी के बारे में देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में देखेंगे कि कौन सी दो टाइप्स है मैकेनिकल एनर्जी की, और वो कौन सी दो टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बारे में हम इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और अंडरस्टैंड द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहते हैं वो देखेंगे। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन जो है वो हम देखेंगे, वो ड्राइव करेंगे, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है बहुत अहम सवाल होगा। उसके बाद डिफाइन द एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी क्या है इसको भी ना सिर्फ डिफाइन करेंगे बल्कि इसको डिराइव भी करेंगे। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो वो ज़मीन से यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, तो ऐसी वेलोसिटी को हम उस तरह की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है जिससे बॉडी जो है आपकी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 11, अंडरस्टैंड दैट इन अ रेजिस्टिव मीडियम लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। और आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको हम ना सिर्फ यहाँ से समझेंगे कि आपकी एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इंटर कन्वर्टेबल है। यानी अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो ऊपर जब वो थी वो चीज़ तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब वो नीचे आएगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी, और साथ ही जब वो स्ट्राइक कर जाएगी तो फिर वो साथ वर्क डन भी करेगी अगेंस्ट फ्रिक्शन, और फिर जब स्ट्राइक करने के बाद हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी वगैरह दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी कहीं भी नहीं जाती, एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, और कंजर्व रहती है। तो उसकी एग्जांपल्स देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज की फ्रॉम एवरीडे लाइफ, और डिस्क्राइब सम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हम देखेंगे
गैर रवायती नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का मतलब है ऐसे सोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी मिल सकती है लेकिन वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। तो वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी गैर रवायती एनर्जी सोर्सेज के बारे में भी हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वर्क। वर्क इज़ ऑफन थॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट के बारे में बात करते हैं। यानी हम सोचते हैं कि हम एक जगह बैठ के अगर बहुत ज़्यादा पढ़े हैं तो हमने बहुत काम किया। हालांकि फिजिक्स में जो है अगर आप देखें तो इस तरह वर्क को इस तरह से आप डिफाइन नहीं कर सकते, और आप जितना जो है वो मेंटल एफर्ट कर लें उससे कोई भी वर्क डन नहीं होता। फिजिक्स में फिजिकल एफर्ट का नाम होता है वर्क डन। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इन फिजिक्स को एवर द टर्म वर्क इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, दो चीज़ें, और फिजिकल एफर्ट में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों में से एक चीज़ भी ज़ीरो हो जाती है तो आपका वर्क डन ज़ीरो होता है। यानी फिजिकल एफर्ट में भी अगर आपने एक कोई भारी चीज़ उठा के आप एक जगह खड़े हुए हैं तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास फोर्स तो आप लगा रहे हैं लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे। तो मैंने आपको कहा कि कोई भी दोनों में से एक टर्म भी ज़ीरो होगी, फोर्स ज़ीरो होगी या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, तो आपका और अगर इसी तरह मेंटल एफर्ट है तो वर्क डन जीरो होता है दोनों काम में। मेंटल एफर्ट में क्या कर रहे हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कर रहे, और फोर्स आप सोच रहे हैं या जो भी मेंटल काम करें वो आप उसके लिए कोई आप कोई फिजिकल जो है वो वर्क नहीं कर रहे, तो ना फोर्स कर रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। तो फिजिकली भी आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ों का जब आपके पास होंगी तो ही वर्क डन आएगा, अदरवाइज वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, उसके बाद वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम सबसे पहले देखते हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि अगर आपके पास एक सिंगल फोर्स एफ है उससे आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। द फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजीशन ए टू द थ्रू द डिस्प्लेसमेंट डी। एक सिंगल फोर्स एफ से आप किस तरह से जो है वो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अब इसमें आप ये देखें, ये जो है वो बंदा है जो कि खींच रहा है उस पुली को अपने अपने साथ, और एंगल थीटा बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। अब वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, और फोर्स जो है वो एट एनी एंगल थीटा लग रही है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो इस सिचुएशन में अब आपका जो वर्क डन है विच इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं, आपने लास्ट चैप्टर में जो है मोशन एंड फोर्स में आपने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को देखा था कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आ जाता है एफ डी कॉस थीटा आता है इसके साथ। ठीक है, इस वक्त जब डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा तो ये स्केलर्स बन जाएंगे। सो दिस इज एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, दिस टर्म इज अ स्केलर टर्म। अब उसके बाद यहाँ से आप एफ कॉस थीटा इंटू डी यानी कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स आप ले सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ से अब ये अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉप करा ले तो आप फोर्स का कॉम्पोनेंट ले सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसका एक्स कॉम्पोनेंट विच इज कॉस थीटा। सो आप एफ कॉस थीटा ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब यहाँ से अब आप इसकी डेफिनेशन इसको मजीद डिफाइन कर सकते हैं। द क्वांटिटी एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डी। ये आपने उसकी क्वांटिटी, आपने कौन सा कंपोनेंट लेना है, उसका एक्स कंपोनेंट लिया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस हो रही है तो आपने फोर्स का भी एक्स कंपोनेंट लेना, और एक्स कंपोनेंट को हमेशा कॉस थीटा के साथ लिखते हैं। तो इस तरह आपने इसको, अब आप इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। थस द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय द कांस्टेंट फोर्स डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये अनदर डेफिनेशन है इसकी कि जो आपकी वर्क डन है ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स वो डिफाइन होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स का कंपोनेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये दो सवाल उन्होंने आपसे किए। कैन यू टेल हाउ मच वर्क इज बीइंग डन? नंबर 1, ऑन द पेल व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द पेल बाय द फोर्स एफ इज मूविंग फॉरवर्ड। अब ये कितना इस वक्त जो है वो कर रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है। और नंबर 2, ऑन द वॉल। अच्छा, अब इन दोनों सिचुएशंस में वॉल पे तो आपका वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वॉल पे आप जितना मर्जी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वॉल ने डिस्प्लेसमेंट तो नहीं करनी ना। तो जब वॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो मैंने अभी आपको शुरू में कहा कि वर्क डन भी जीरो होगा।
इस सिचुएशन में जब आप उसको उठा के, यानी आपने पेल वो जो पानी से भरा हुआ है और उसको आप उठा के उस पर फोर्स लगा रहे और उसको मूव करें फॉरवर्ड, ठीक है ना, और यानी खुद आप फॉरवर्ड मूव करें, तो इस सिचुएशन में अब यहाँ पे बन जाता है एंगल, यानी अब आप एंगल पे अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो लॉन्ग द एक्स एक्सिस हो रही है और फोर्स जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, तो इस सिचुएशन में जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का वो 90 डिग्री का हो जाएगा। और जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो आप ये देखें, अगर आप इसमें पुट करें इसमें थीटा को 90, एंड व्हाट इज कॉस 90, इफ थीटा इज 90, सो वी नो दैट कॉस 90 इज 0 एंड देन वी गेट द 0 वर्क डन, तो हमारे पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशंस में, और जो सेकंड सिचुएशन है मैंने आपको कहा कि इसमें क्या हो रहा है कि चूंकि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी आपका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों सिचुएशंस में आपका वर्क डन जो है वो 0 है। जब एंगल 90 का बन रहा है इस सिचुएशन में तो भी आपका वर्क डन 0 हो जाएगा बिकॉज कॉस 90 इज 0, और जब आप कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तब भी आपका वर्क डन जो है वो 0 के इक्वल आएगा। सो व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस d एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस d, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन द सिंपल ग्राफ। आप इसका एक सिंपल जो है ये इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्राफ आपका बनेगा डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का। आप लॉन्ग एक्स एक्सिस ले सकते हैं और फोर्स जो है वो लॉन्ग द वाई एक्सिस। तो ये रेक्टेंगुलर ग्राफ है। रेक्टेंगुलर ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ये इसी तरह से है जैसे आपके सामने अगर एक चीज़ पड़ी और आप उसे पुश करते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप उस पर पुश की फोर्स ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं साथ साथ वो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो आपसे दूर जाती जा रही है ना, वो चीज़ साथ साथ उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसी तरीके से अब आप इसलिए इसका जैसे जैसे फोर्स बढ़ी उसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्राफ आएगा। रेक्टेंगुलर ग्राफ का मतलब ही ये हो रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एक जैसे इवन बढ़ रहे हैं आपस में, यानी जिस तरह से फोर्स बढ़ी उसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। सो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी अब आपका एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो आपका एक्स वेरिएबल जो है वो डिस्टेंस है और वाई कॉम्पोनेंट यानी वाई वेरिएबल जो है वो फोर्स है। जब आप एक्स और वाई वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपके पास जो है वो वर्क डन आ जाएगा। सो वर्क डन जो है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस, यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने वेक्टर साइंस नहीं डाले, तो वर्क डन जो है यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा एक्स और वाई वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरे टॉपिक की समरी है, समराइज कर रहे हैं आप पूरे टॉपिक को यहाँ पे। सो नंबर 1, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको कहा कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आप इसको इसकी यहाँ से यहाँ पे इन्होंने लिखी भी नहीं है लेकिन एंड पे लिखी है इन्होंने कि ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क जो है वो न्यूटन मीटर है, नोन एज जूल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो वर्क डन की जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर होगी, जिसको आप जूल भी कहते हैं। और आप यहाँ से वर्क की डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशन कैलकुलेट करने का क्या तरीका, अगर मैं वर्क की डायमेंशन निकालना चाहती हूँ, सो ये जो मेरे पास यूनिट है न्यूटन मीटर, आप इस यूनिट को खोल सकते हैं। मीटर को तो खोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है डायमेंशन हमेशा बेस क्वांटिटीज में लिखते हैं आप, यानी बेस क्वांटिटीज अगर आपके पास बेस यूनिट्स हों तो बेस यूनिट्स की मदद से आप जो है वो उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अब ये देखें, मीटर तो ऑलरेडी बेस यूनिट है लेकिन न्यूटन को आपको ओपन करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो इसको जब आप ओपन करेंगे 1 न्यूटन जो है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से। तो इसको मैंने ओपन करके लिखा और साथ ही ऑलरेडी पहले का मीटर है, तो यहाँ से आप इसको मुकम्मल बेस यूनिट्स में बना लेंगे। सो दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये बन जाएगा। अब ये मुकम्मल बेस यूनिट्स में अब आप उसकी डायमेंशन राइट डाउन कर सकते हैं। आपको पता है डायमेंशन 3 लफ्जों में हम लिखते हैं, मैस, लेंथ और टाइम में, MLT। अब किलोग्राम की जगह मैस आएगा, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर का मीटर की जगह लेंथ आएगा बिकॉज मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट होती है कैपिटल L, और उसके ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगी मैं। और सेकंड की जगह जो है वो टाइम आएगा, सेकंड के ऊपर -2 है तो टाइम के ऊपर भी मैं -2 लिख दूंगी। सो दिस इज द मेथड टू राइट डाउन द डायमेंशन। हम इस तरह से किसी भी चीज़ की जो है वो डायमेंशन राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 3 लफ्जों में डायमेंशन, 3 बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में डायमेंशन लिखनी होती है, मैस, लेंथ और टाइम में। जहाँ जहाँ किलोग्राम आता है उसकी जगह कैपिटल M लिखते हैं और कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट।
जहाँ जहाँ किलोग्राम होगा उसकी जगह मैस लिख देते हैं, जहाँ जहाँ मीटर आएगा उसकी जगह आप एल लिखते हैं, और जो भी उसकी पावर होती है वो पावर एज इट इज़ आप ऊपर लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ सेकंड होता है वहाँ आप उसकी जगह कैपिटल टी यूज़ कर सकते हैं, और जो उसकी पावर होती है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो ये इस तरह से आप डायमेंशन ऑफ वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद 3 बातें जो उन्होंने मेन आपसे कही हैं, एक, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90, यानी अगर आपका एंगल 90 से छोटा है तो कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका एंगल 90 से छोटा है तो वर्क इज डन तो हमेशा वर्क होगा, एंड इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क, और हमेशा पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि कॉस छोटे एंगल्स के लिए यानी लेस देन 90 के लिए आपको पॉजिटिव वैल्यूज देता है। ठीक है, या आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपका एंगल कोई भी, यानी आप 80 ले लें, 70 ले लें, 60 ले लें, 30, 40, जो भी आपने लेना है, 90 से छोटा जो भी एंगल आप लेंगे, तो कॉस की ये प्रॉपर्टी कि वो आपको पॉजिटिव वैल्यूज देगा। और दोनों सूरत उसमें लेस देन 90 के लिए कॉस जब पॉजिटिव वैल्यूज देगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव वर्क आपका होगा। और अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो कॉस 90 क्या होता है, 0। सो वहाँ पे आपको फिर क्या मिलेगा, 0 वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा इफ़ थीटा इज़ 90। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है देन वर्क इज डन टू बी नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन 90 में अगर आप कोई भी एंगल ले लें, 110 ले लें, 120 ले लें, तो उसके लिए स्पेशली 180 के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो कॉस 180 जो है वो चूंकि -1 के इक्वल होता है तो तब आपको जो है वो माइनस यानी नेगेटिव वर्क डन जो है वो मिलेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने इसकी स्टडी की कि थीटा जो है वो अगर लेस देन 90 है तो पॉजिटिव वर्क होगा, इक्वल टू 90 है तो 0 वर्क होगा, और अगर ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप इसकी, ये 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे, लेस देन 90, इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 90। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वर्क और एनर्जी चैप्टर नंबर 4 का। हमने वर्क डन के बारे में काफ़ी मेन बातें जो हैं वो सारी हमने स्टडी की हैं कि वर्क क्या होता है और आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो मैं आपको मार्क कराऊंगी और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आज जो हमने जितनी बातें की हैं आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। इसमें कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today student. If you have not yet subscribed my channel then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.